सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर अब स्टार्ट करते हैं इसको वकास। अच्छा सुने, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, एक गिवन सराउंडिंग की कि टेम्परेचर को क्या करना होता है, एक सेट रेंज के अंदर मेंटेन करना होता है। एक सेट रेंज के अंदर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाँ एबीएस भी करा देता हूँ पहले, अभी सेंट्रल हीटिंग लिख लिया तो उसको सुन लें जरा, एबीएस के बाद करा दूंगा, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर को, एक गिवन सेट ऑफ रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अब टेम्परेचर की दो प्रॉपर्टीज हैं, ये वो इंक्रीज भी कर सकता है और वो डिक्रीज भी कर सकता है। अगर एक गिवन रेंज से ज्यादा हो जाता है जब टेम्परेचर, तो उसको ठंडा कराने के लिए कूलिंग एजेंट चाहिए होगा, और इसी तरह से टेम्परेचर अगर एक सेट रेंज से कम हो जाए तो उसको गर्म करने के लिए कोई हीटिंग एजेंट चाहिए होगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं। अब एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म के दो डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस लग सकती हैं, जैसे एक हीटर लग सकता है और एक एयर कंडीशनर लग सकता है एज अ कूलेंट, ठीक है। डिपेंड करता है वो फिनोमेना किस तरह के उसके हिसाब से। समझ रहे बात कि नहीं। क्या किसके अंदर टेम्परेचर, जो इंफ्रारेड पैसिव सेंसर है वो सिर्फ हीट की प्रेजेंस को मिसाल के तौर पे वो डिटेक्ट करता है, हीट कितनी है उसको नहीं डिटेक्ट करता। सराउंडिंग के अलावा हीट के अंदर जब जो जगह चेंज्ड हीट होती है उसको सिर्फ डिटेक्ट करता है, और जो टेम्परेचर है वो उसका काम नहीं करता। ये टेम्परेचर की प्रेजेंस एक मुख्तलिफ चीज़ है और टेम्परेचर कितना है वो मुख्तलिफ चीज़ है। जो टेम्परेचर सेंसर है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसके अगेंस्ट क्या वैल्यूज होनी चाहिए उसको डिटेक्ट करता है। उसके अगेंस्ट जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से वेरिएबल टेम्परेचर गिव्स अ वेरिएबल रेंज ऑफ द वोल्टेज दैट इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द सेंसर। तो सेंसर की जो वैल्यूज हैं टेम्परेचर सेंसर की वो डिफरेंट आएंगी हर डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। लेकिन इंफ्रारेड पैसिव सेंसर जो सा है वो सिर्फ हीट की प्रेजेंस को बताता है कि यहाँ पे हीट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। वो उस तरह से डिटेक्ट करता है, क्योंकि हीट की भी ना एक सर्टेन रेडिएशन होती है, तो वो सेंसर उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। तो खैर जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, इन दिस एग्जांपल अ गैस सप्लाई इज यूज्ड टू हीट, और इसी तरह से ये जो एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा टू यू, गैस सप्लाई इज यूज्ड टू हीट वाटर यूजिंग अ हीटर। अ वाल्व ऑन द गैस सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर एंड इज ओपन्ड इफ द हीटिंग लेवल्स नीड टू बी इंक्रीज्ड। अब जो जनरल प्रोसेस है, इफ यू लुक एट द डायग्राम के अंदर बेसिकली क्या चीज लगी हुई है, सेंसर लगा हुआ है। वो वैल्यू किसको देता है, ए डी सी को देता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये किसको वैल्यूज पास करता है, माइक्रो प्रोसेसर को वैल्यूज पास करता है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक कीपैड की ऑप्शन लगी हुई है। कीपैड क्या है, एक रेंज सेट करने वाली वैल्यूज, एक रेंज आपके टेम्परेचर की सेट करने के लिए उसने कीपैड भी साथ अटैच किया हुआ है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इसकी बेस के ऊपर पहले सेंसर आया, उसने वैल्यूज एडीसी को दी, उसने डिजिटल में कन्वर्ट की। माइक्रो प्रोसेसर ने अपने पास जो प्री सेट वैल्यूज थी उसके साथ करंट वैल्यूज को क्या किया, कंपेयर किया। जो प्री सेट वैल्यूज हैं वो कंप्यूटर में एसएसडी में सेव होंगी सेकेंडरी स्टोरेज में, और जो करंट वैल्यूज आ रही हैं वो रैम में स्टोर हो जाएंगी। किस में स्टोर हो जाएंगी, रैम में स्टोर हो जाएंगी। माइक्रो प्रोसेसर इन वैल्यूज को फिर कंपेयर करेगा अपनी प्री सेट वैल्यूज के साथ, ठीक है, और उस बेस पर एक फैसला लेगा। अब फैसला दो तरह का हो सकता है, या तो वो हीट को ऑन करने वाला हो सकता है, हीटर ऑन करने वाला यानी कि सिस्टम को गर्म करने वाला, या वो जो है ना वाल्व ओपन करेगा तो कोई ठंडक प्रोवाइड करने वाला, दैट इज वाटर पंप ऑन कर देना, ठीक है, ठंडा पानी ऑन कर देना एक्सेट्रा, या एयर कंडीशनर ऑन कर देना ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो सके। समझ आ रही। अब वो इसके बाद दो फैसले लेगा। दोनों आउटपुट डिवाइसेस इस तरह की हैं जो डिजिटल पर काम नहीं करती हैं, ठीक है, ये बात क्या नहीं। यार जरा मेरे लिए ना वो गर्म पानी प्लीज ले आइएगा। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं, सबको समझ आई। यहां पर उन आउटपुट डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए क्या चीज लगेगी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगेगा। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के साथ आप यहां पे अटैच कर सकते हैं क्या चीज, हीटर भी कर सकते हैं, या आप एयर कंडीशनर भी इसके साथ आप ओपन लगा सकते हैं। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के साथ यहाँ पे एसी भी हो सकता है, कोई पानी का वाल्व भी हो सकता है, एक्चुएटर भी हो सकता है जो आगे आपके एसी को ऑन या ऑफ करवाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। इसके साथ एक्चुएटर भी हो सकता है। एक्चुएटर
हीटर के साथ भी हो सकता है और एसी के साथ भी हो सकता है। एक्चुएटर क्या करता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, एक आउटपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है, जो एज एन इनपुट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स लेके उसको इस्तेमाल करता है ताकि बिगर अमाउंट ऑफ करंट्स वाले सर्किट्स को ऑन या ऑफ कराया जा सके, टू ट्रिगर द करंट्स, टू ट्रिगर द सर्किट हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस. As an input, it takes small voltages. So it is such a device which acts as a electromechanical switch to turn on the circuits having very high voltages and currents. ठीक है? Because sensor system की आउटपुट इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है, ठीक है, आउटपुट होती है डिजिटल फॉर्म में, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, एनालॉग के अंदर. सो दैट इज व्हाई एवरी टाइम माइक्रोप्रोसेसर गिव्स एन आउटपुट सिग्नल, आउटपुट मोटर को मैनेज कर रहा हो, so it uses DAC and then actuator and then an output device is used. Clear हो रही बात? So how does this work? The required temperature is keyed in and this is stored in the microprocessor memory. This is called preset values के साथ store कर लिया जाता है. The temperature sensor is constantly sending the data readings to the microprocessor. Constant, देखिए sensor cannot be stopped from sending the data because ये तो 24/7 हर लम्हे, at every instant of time it is taking the values from the surrounding. It is the decision of microprocessor. It is the decision of microprocessor whether to process those values after every 30 minutes or after every second. In case of street lighting, sensor will keep on giving the values at every instant, but microprocessor will take a decision to process these values after every 30 seconds, so that once a decision is made to turn on the lights or turn off the lights, it must be made after a certain time period, that is 30 minutes, to avoid the continuous flickering of the light that can damage the whole street lights. सही है? The temperature sensor is constantly sending data readings to the microprocessor. The sensor data is first sent to ADC to convert analog data into digital. I hope ये सारी बातें जो analog data to digital and digital data is then sent to the microprocessor, where microprocessor has already stored those keyed in values जो उसके अंदर प्रेस की गई थी कीज के जरिए, वो वैल्यू स्टोर होंगी. इट विल कंपेयर द वैल्यूज. इफ द टेम्परेचर इज हायर, इट विल सेंड a signal to the output will be converted into analog format, and a signal will be sent to the air conditioner, water pump or whatever that machine is, so that the temperature is reduced. preset values microprocessor के अंदर दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, जैसे मैंने कहा था, एक है SSD और एक है RAM. SSD आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका नाम होता है. सेकेंडरी स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका नाम है. समझ आ रही है? जिस तरह हमारे कंप्यूटर में नहीं, जिसमें आप सॉन्ग्स सेव कराते हैं, फाइल्स सेव कराते हैं, अपनी एक्स्ट्रा डेटा को आप स्टोर कराते हैं, उसको SSD बोलते हैं. ठीक है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस स्मॉल चिप. ये तो बहुत बड़ी चिप है ना, ये बहुत छोटी चिप होती है, स्मॉल सी मेमोरी होती है, उसमें स्टोर किया जाता है इन वैल्यूज को. ठीक है ये बात के नहीं? सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको कहते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसर्स के बाद आईओ डिवाइसेस हो जाए, देन विल जंप टू द मेमोरी देन, राइट? एंड RAM is something, it's a temporary memory where every data that is about to be processed is kept in the RAM. RAM वही वाली मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने फेच एग्जीक्यूट साइकिल में पढ़ा था. Whatever processor is doing, it has to take it from the RAM, it has to keep it in the RAM. ठीक है? The data that is currently in use is kept in the RAM. The data that is currently is used. Those values which are already saved, that are in the secondary storage of the microprocessor. But right now we are not discussing them in detail since we haven't studied it yet. So once we study in detail, then you can also comment कि कहाँ पे data save होता है इनका. ठीक है? So microprocessor is just not a processor. You guys know that कि processor has control unit, it has ALUs, it has registers, it has its own cache memory, right? Do you remember the last chapter? एक प्रोसेसर के अंदर इस तरह की कई चीजें होती हैं अली वाजिद. ठीक है बात के नहीं? So a small secondary storage is also part of that memory. It is known as SSD. ठीक है? इन लैपटॉप्स इसकी तो तादाद बड़ी हैवी होती है, बड़ी साइज में होती है, बट इन माइक्रोप्रोसेसर है तो छोटी सी वैल्यू स्टोर करनी होती है, तो द साइज ऑफ SSD इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल as compared to the one that is stored, that is deployed, or that comes with laptop. इसके बाद अगला जो सा, आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं, ऐसा ही है कि नहीं? तो ये जितने सिस्टम है सारे कंट्रोल सिस्टम्स में आते हैं. ठीक है? जिस तरह ABS की बात हो गई, जिस तरह केमिकल प्रोसेस में
किसी केमिकल चेंबर में किसी प्रोसेस को कंट्रोल करना, जिस तरह से एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में टेम्परेचर को कंट्रोल करना, तो ये सारे मामला कंट्रोल सिस्टम में आते हैं। कंट्रोल सिस्टम क्या चीज गाइड करता है, आपके जो सिनेरियो है जिसको आप देख रहे हैं उसको एक गिवन रेंज के अंदर रखना है। किस में रखना है? एक गिवन रेंज के अंदर रखना है, यानी प्री सेट वैल्यूज के अंदर उसको रखना है। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताइए, क्लियर हो रहा है ना ये? अब जो अगली बात है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक, सॉरी ये ब्रेक हो गया, ये BRA वाला ब्रेकिंग सिस्टम। आपने सुना देखा होगा अक्सर औकात गाड़ियों की मिरर के पीछे ना ABS लिखा हुआ होता है, कुछ के पीछे कुछ और एब्रीविएशन होती है। हमारा खैर ABS का काम है, हम ABS को स्टडी करते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर लगे होते हैं मैग्नेटिक सेंसर्स। क्या लगे होते हैं? मैग्नेटिक सेंसर्स, जो आपकी रोटेशन ऑफ द व्हील के हिसाब से हर व्हील का के साथ जो सेंसर लगा होता है वो देता है आपके कंप्यूटर को एक डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, एक डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। व्हील के रोटेट करने से मैग्नेटिक फील्ड उसकी तब्दील होती है, तब्दील होने की वजह से करंट की जो तादाद है, अमाउंट ऑफ करंट इन द सेंसर कमिंग फ्रॉम द सेंसर, या वोल्टेज क्या होता है, तब्दील होता है, डिफरेंट होता है। अगर तो सारे व्हील एक ही स्पीड से रोटेट कर रहे हैं तो सारों की स्पीड कैसी होगी, मतलब सारों का जो करंट होगा वो एक ही जैसा होगा। कंप्यूटर क्या कहेगा जी ठीक है, कंप्यूटर क्या कहेगा, वो कहेगा बिल्कुल सही है, मतलब व्हील सही तरह से चल रहे हैं। अगर किसी एक व्हील की भी स्पीड थोड़ी सी ऊंची नीची होती है आफ्टर अप्लाइंग इंटेंस ब्रेक, एक ब्रेक मारने के फौरन बाद, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, या ड्राइव करते हुए अगर उनकी जो वैल्यूज डिफरेंट हो तो कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है कि द सेंसर वैल्यूज, जो चारों सेंसर से वैल्यूज आ रही हैं, द 4 वैल्यूज आर डिफरेंट। सुन रहे हैं कि नहीं अहमद इकबाल? अगर वो 4 वैल्यूज डिफरेंट होंगी, अगर वो 4 वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो कंप्यूटर खुद से वो सिग्नल मैनेज करेगा कि यार अभी तो ब्रेक प्रेस भी नहीं की गई, तो व्हाई इज द स्पीड डिफरेंट, तो उस हिसाब से एक एवरेज स्पीड के ऊपर जॉनसन उसको मेंटेन कर रहा होगा। लेकिन अगर ब्रेक एक्सर्ट कर ली जाती है इमीडिएटली, फिर तो एकदम से जो है ना वैल्यूज ऑफ द 4 सेंसर्स विल डू व्हाट, चेंज हो जाती हैं, बिकॉज हर एक पैड जो ब्रेक को दबा रहा है उसकी कंडीशन मैकेनिकली थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या ख्याल है, जो 4 ब्रेकें नहीं होती, ब्रेक पैड्स होते हैं, पता ना गर्ल्स को ब्रेक पैड्स, जिससे वो गाड़ी की जो डिस्क है वो चिपकती है, चिपकने के बाद वो रुकती है गाड़ी। गाड़ी कैसे रोकी जाती है, वो जो डिस्क लगी होती है व्हील के अंदर, उसके अराउंड एक चिमटे की सूरत में एक पैड से होते हैं जिन्होंने उसको ग्रिप करना होता है, तो वो जो डिस्क होती है उसको रोकना होता है। और उसके बाहर वाले जो सा एक्सल के आउटर सरफेस पे लगा होता है टायर, तो टायर जितना फ्रिक्शन वाला होता है रोड, उस हिसाब से क्या करता है, वो रुकता है टायर, उसी जगह गाड़ी जाके रुक जाती है। अब जब एकदम से ब्रेक मारी जाती है तो मुख्तलिफ मैकेनिकली उन पैड्स की जो कंडीशन है वो डिफरेंट होती है, या डिस्क की हालत थोड़ी डिफरेंट होती है, कुछ अच्छी कंडीशन में होती है, कुछ थोड़ी खस्ता हालत में होती है। तो किसी पे ज्यादा ब्रेक लग रही होती है और किसी पर कम ब्रेक लग रही होती है। तो जाहिर सी बात है अब हर एक से जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज या सेंसर जो वैल्यू डिटेक्ट कर रहा है वो डिफरेंट होगी। वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो वैल्यूज के अंदर तो कंप्यूटर के पास तो वैल्यूज जाएंगी, कंप्यूटर तो डिसीजन लेगा कि जिस पे सबसे ज्यादा ब्रेक एक्सर्ट हुई है, जिस पे सबसे ज्यादा ब्रेक एक्सर्ट हुई है, जिस जगह पे जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, उनके हिसाब से बाकी वैल्यूज को क्या करता है, वो कंपेयर करता है, ताकि और उनको फिर आउटपुट सिग्नल देता है ताकि वो भी अपनी जो सी स्पीड है वो उसके हिसाब से क्या करें, कम करें। और उसके हिसाब से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है डिस्क के ऊपर, ताकि क्या हो, गाड़ी के चारों व्हील्स की वैल्यूज एक गिवन रेंज के अंदर ही रहें। यानी कि ब्रेक मारी है तो उस एक मिसाल के तौर पे एक की वैल्यू 1 है और बाकियों की 333 आ रही है, तो 333 वालों की वैल्यू भी 1 कराई जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं, ताकि चारों व्हील्स एक पॉइंट के ऊपर जाके रुक जाएं। क्लियर हो रही है मेरी बात। और यही फिनोमेना अक्सर औकात हमें किस तरह से महसूस होता है, कभी अगर आप एकदम स्पीड से चलती हुई गाड़ी के अंदर अगर आप ब्रेक मारें तो एक अजीब सी ना जुडर की एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है, गुर्र करके आवाज आती है एबीएस वाली गाड़ियों में। और एक अजीब सी ना वो एक साउंड सी होती है जो मशीन की साउंड होती है, जिसमें वो कोई यूं समझ लें कि एक न्यू असेंबली ओपन हुई है, इस तरह की ना एक विसल टाइप की भी मामूली सी आवाज आती है, जस्ट फॉर अ सेकेंड, हाफ ऑफ अ सेकेंड के लिए भी आवाज आती है।
और एक वो वाइब्रेशन की साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। इसका मतलब क्या होता है कि सारे व्हील्स की वैल्यू एक तरह की नहीं थी, लेकिन मशीन हैज गिवन अ सिग्नल सो दैट ऑल व्हील्स आर नाउ ऑपरेटिंग ऑन द सेम स्पीड। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब जिस तरह से, एक सेकेंड, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑन कार्स यूज मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स टू स्टॉप द व्हील्स लॉकिंग अप ऑन द कार्स if the brake has been applied too sharply. When one of the car wheels rotates too slowly, it is locking up. A magnetic field sensor sends the data to the microprocessor. Microprocessor checks the rotation speed of the other three wheels. If they are different, rotating fast. ब्रेक मारी है ना, तो rotating fast का मतलब है dangerous बात है, सही है? The microprocessor sends a signal to the braking system and the braking pressure to the affected wheels is reduced. The wheel's rotation speed is then increased to match the other wheels. The checking of the rotational speed using the magnetic field sensor is done several times a second because it is a matter of life and death. Life and death की situation है, तो इसलिए उनकी जो values हैं वो बहुत दफा, मतलब एक था ना street lights थी, they were being processed after 30 minutes, but ABS का जो सेंसर है इसकी जो वैल्यूज है आफ्टर एक्सर्टिंग अ ब्रेक, हर एक सेकंड में सेवरल टाइम्स जो है उनकी वैल्यूज को डिटेक्ट किया जा रहा होता है, सो दैट द प्रेशर ऑन द फोर व्हील्स इज अप्लाइड और exerted uniformly, and the braking pressure to all the wheels can be constantly changing to prevent any of the wheels locking up under heavy braking. अगर वही बात है, and the braking pressure to all the wheels can be constantly changing to prevent any of the wheels locking up under heavy braking. This is felt as a judder. हाँ, और अक्सर औकात ना हर व्हील के ऊपर ना एक डिफरेंट प्रेशर बार बार अप्लाई किया जाता, ताकि अक्सर औकात अपने गाड़ी वालों को देखा होगा, अदर देन एकेडमिक्स एक बात वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, गाड़ी रोकने के लिए ना अक्सर औकात जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी स्किड करती है, ठीक है? तो ये जो मशीन है ये इसको किस तरह से हैंडल करती है, वो हर थोड़े लम्हे बाद ना वो गाड़ियों की जो सी 4 डिस्क्स होती हैं, एज पर द सिस्टम द ब्रेकिंग प्रेशर टू ऑल द व्हील्स कैन बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग प्रेशर चारों व्हील्स पे तब्दील किया जा रहा होता है। कभी ब्रेक मारिए फिर रोकिए, ब्रेक मारिए रोकिए, ब्रेक मारिए रोकिए, ब्रेक मारिए रोकिए, समझ रहे हैं कि नहीं? आपने तो एक दफा ब्रेक मार दिया, वो कंप्यूटर खुद उसको हैंडल कर रहा है, कैन बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टू प्रिवेंट एनी ऑफ द व्हील्स लॉकिंग अप अंडर द हैवी ब्रेकिंग, क्योंकि अगर लॉक हो जाए ना ब्रेक तो सम टाइम गाड़ी स्किड करती है। तो एबीएस में क्या होता है, बार बार ना उसको झटके दिए रहता है ना, यू ब्रेक छोड़ रिलीज, ब्रेक रिलीज, ब्रेक रिलीज, ब्रेक रिलीज, सेवरल टाइम्स अ सेकंड ये काम हो रहा होता है। उससे क्या होता है कि गाड़ी अपनी जगह पर ही रुकने की कोशिश करती है, वो तो ट्रैक्शन कंट्रोल फिर उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? और उसमें ये भी होता है कि सम टाइम जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल उसमें इस तरह से भी सपोर्ट किया जाता है कि अगर आपके 4 व्हील्स हैं, 4 में से कोई एक आधा किसी पिट के अंदर चला जाए, ठीक है, पिट में चला जाए, अक्सर औकात होता है ना रेगिस्तान रिलीज में लोग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें वो टायर फंस जाता है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा रोटेशन होती है तो टायर उतना ज्यादा गहराई में फंसता जाता है। तो जो बिगर कार्स होती हैं 4x4 होती हैं, जिनमें इस तरह के ट्रैक्शन कंट्रोल सेंसर्स लगे हुए होते हैं या एबीएस सेंसर्स लगे हुए होते हैं, मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, बाकी 3 सेंसर्स जो उनसे हैं वो उसके हिसाब से उस व्हील के ऊपर कम, बाकी रोटेशन उसकी ज्यादा होती है, ताकि वो 3 व्हील्स जो उनसे ना उसको आगे निकालें। जिस तरह आप जब किसी जगह फंसे और आपकी टांगों तक आप फंसे हो तो टांगों से जोर लगाएंगे तो और डीप जाते रहेंगे, अब हाथ से अपने आप को बाहर निकालेंगे अगर आपके हाथ बाहर हैं तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे पीछे वाला व्हील अगर आपका फंस जाता है किसी इस तरह के मट्टी में या मड में, 3 व्हील्स आपके बाहर होते हैं, तो जो 3 व्हील्स बाहर है वो प्रेशर लगा रहे होते हैं चौथे को निकालने की। क्लियर है बात कि नहीं? चौथा रोटेट उसी स्पीड से अगर करे या ज्यादा स्पीड से करेगा तो वो और नीचे नीचे जाता रहेगा पानी, ऐसा ही है कि नहीं? तो अक्सर औकात जब गाड़ी फंस जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसकी रोटेशन को वो करने के लिए, किसी तरह से फायदे में लाने के लिए, तो उस व्हील के आगे कुछ ऐसी चीज रखते हैं जिसमें पानी की मिकदार कम हो, जैसे कोई ईंट रख लेंगे, कोई इस तरह की चीज रखेंगे जिसके ऊपर बस टायर किसी तरह से बैठे, उसकी फ्रिक्शन इंक्रीज हो और उस खड्डे में से निकल जाए। कभी गाड़ी फंसी भी देखी है ना, कोई लोग बीच में से कोई पत्थर रख रहा होता है, कोई क्या रख रहा होता है, कोई छोटी छोटी बजरी रख रहे होते हैं, छोटी छोटी कंकरियां रख रहे होते हैं, ताकि समहाउ बस उसके नीचे टायर के नीचे आए, फ्रिक्शन इंक्रीज हो और गाड़ी उसमें से बाहर निकले। ये हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, ब्रेक्स फेल कैसे होती हैं। दिस इज फेल्ट एज अ जूडर ऑन द ब्रेक पेडल ऑन द ब्रेकिंग सिस्टम इज
as the braking system is constantly switched off and on to equalize the rotational speed of all the four wheels. बार बार मैंने जैसे कहा ना, वो exert हो रही है, ऑफ हो रही है, exert रिलीज, प्रेशर रिलीज, प्रेशर रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज. अब वो ब्रेक बार बार जब लग रही है, यूं हो रही है, तो होते हुए क्या हो रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ. तो उससे क्या होता है कि गाड़ी की जो चारों की स्पीड है, चारों स्पीड है, वो एक सर्टेन एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर आती है, मतलब, और ताकि वो रुक जाए. This is felt as a judder on the brake pedal as the braking system is constantly switched off and on to equalize the rotational speed of all the four wheels. If one of the wheel is rotating too quickly, the braking pressure is increased to that wheel until it matches the other three wheels. जब कोई एक व्हील बहुत ज्यादा स्पीड से हिल रहा हो, तो उस पर ब्रेकिंग प्रेशर इस तरह से मैनेज किया जाता है कि वो तेजी से ना हिले. जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल की बात थी, एक टायर आपका फंस गया, या अगर आपने ब्रेक मारी हुई है और 3 व्हील्स स्लो रोटेट कर रहे हैं, एक व्हील को फुर्ती चढ़ी हुई है और वो बड़ी जज्बाती अंदाज में रोटेट कर रहा है, तो उस पर ब्रेक प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई किया जाता है ताकि वो और बाकी व्हील्स जो है ना एक स्पीड पर चले. क्लियर हो रही बात कि नहीं जी? किया होगा, इस्तेमाल तो किया होगा इंफ्रारेड एक्टिव सेंसर्स, लेकिन वो इतने शायद इफेक्टिव नहीं है, वो नहीं होंगे इफेक्टिव, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, रोटेशन से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड है. किसी भी चीज़ की रोटेशन से रिलेटेड जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स है. ठीक है, जितनी ज़्यादा रोटेट करेगी उतना फ्लक्स तब्दील होता है, तो फ्लक्स की तब्दीली के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट आ रहा होता है. ठीक है, हर एक सेंसर की अपनी सेंसिटिविटी है. मे बी इंफ्रारेड सेंसर इतना सेंसिटिव नहीं है, इंफ्रारेड सेंसिटिव नहीं है. हो आप उसमें गाड़ी के अंदर ना एज एन ऑब्स्टिकल अवॉइडर सेंसर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑब्स्टिकल अवॉइडर में क्या होता है, सुनिएगा जरा, ऑब्स्टिकल अवॉइडर में क्या होता है. अब अक्सर औकात ना बच्चों ने गाड़ियां बनाई होती हैं, अब होता है उसमें आगे सेंसर है, अरे के अंदर सेंसर लगे होते हैं. अब वो गाड़ी आगे जाती है और सिर्फ आगे ना सिग्नल भेजती है और रिफ्लेक्ट बैक होकर उसमें से कुछ सिग्नल्स आते हैं. अगर कोई ऑब्स्टिकल आए उसके सामने, तो उसी टाइम ब्रेक मार के अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, तब्दील करके किसी और तरफ निकलने लग जाती है. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इनको ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट्स, कुछ होता है ना लाइन फॉलोअर रोबोट होते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक करके जो लाइट आती है वो भी इंफ्रारेड सेंसर्स लग रहे हैं. ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में लाइंस आप लगाएंगे उस लाइन को फॉलो करते करते जा रही होती है. तो इस तरह के रोबोट्स, इस तरह के सेंसर्स ऐसे फायदेमंद होते हैं कि ऐसी ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता. किसी गार में जाना हो, इंसानी जान बचाई जा सकती है ना, गार में जाएं, लेट से आगे टेररिस्ट हो, तो अगर ख़राब करना है तो मशीन को ख़राब कर दो, गोली मार दो, मशीन को कुछ भी नहीं हो. ऐसे आर्मी वालों ने बहुत सारे सेंसर्स, ऐसे बहुत सारे रोबोट्स बनाए हुए होते हैं जिनके ऊपर जैसा फायर एक्सटिंग्विशिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं. मशीन एक ऐसी ऐसी जगह जाए, क्या ख्याल है बच्चों, मशीन ऐसी ऐसी जगह जाके एक्सटिंग्विशिंग का काम कर सकती है जहाँ पे इंसान के लिए जाना, बिल्डिंग्स के काफ़ी अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. क्या ख्याल है? या इसी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वाले इस्तेमाल करें सेंसर्स, और करते भी हैं, बच्चे बनाते हैं, एज ए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. एक ऐसी टेरेन के लिए बनाते हैं कि रोबोट सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, रोबोट्स पहाड़ियाँ चढ़ जाते हैं, नीचे चले मतलब उतराई में उतर रहे होते हैं. ठीक है, खैर, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हमने कर लिया. सो एबीएस का जरा समरी क्या है, एबीएस सेंसर्स की एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की समरी क्या है कि चारों व्हील्स को एक ही स्पीड के साथ रोटेट करवाना है इसने. ठीक है, उसके लिए एक आउटपुट मैसेजेस प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि व्हील्स की जो चारों की जो स्पीड है व्हील्स की, वो एक सर्टेन लेवल के अंदर या सर्टेन रेंज के अंदर रहे. या अगर ब्रेक इंसर्ट की गई है तो चारों की जो सी रोटेशन स्पीड है वो एक ही जैसी होनी चाहिए. अगर 3 कम रोटेशन से रोटेट कर रहे हो, चौथी ज्यादा से रोटेट करेगी, तो चौथी वाली पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ताकि उसकी स्पीड भी बाकियों के साथ क्या हो, सेम हो जाए. क्लियर है ये बात के नहीं? और या इस तरह से अगर गाड़ी चल रही हो तो 3 व्हील्स की स्पीड अगर स्लो है, चौथी की बहुत ज्यादा, तो चौथी के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए ताकि वो और बाकी व्हील्स भी क्या हो, एक ही स्पीड के ऊपर आए, ताकि किसी भी अंदाज में उसके ऊपर रोकना हो गाड़ी को या चलाना हो तो उस तरह से चले. और इंटेंस ब्रेकिंग के अंदर जब भी हो तो बार बार क्या होता है, सेंसर्स को ब्रेक्स को अप्लाई और रिलीज किया जाता है, जिसको हम एज ए जूडर साउंड भी एक्सपीरियंस करते हैं. जिससे क्या होता है कि स्विच सिस्टम बार बार ऑन होता है, ऑफ होता है. उससे क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द सिस्टम मेक्स द कार टू स्टॉप इमीडिएटली. देन देयर कम्स अ केमिकल प्रोसेस कंट्रोल. अब जी
केमिकल बताता हूं, केमिकल प्रोसेस जो हीटिंग सिस्टम है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। अब हीट से रिलेटेड है ना, हीट से रिलेटेड दो सेंसर्स थे, एक था इंफ्रारेड पैसिव था हीट से रिलेटेड, और एक था टेम्परेचर। जो पैसिव वाला ना, वो मैंने बताया वो हीट की प्रेजेंस को सिर्फ डिटेक्ट करता है। क्या करता है? सिर्फ हीट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। जैसे नहीं था, दो डिफरेंट सेंसर्स थे, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, दोनों नमी से ताल्लुक रखते हैं। समझ रहे कि नहीं? जो मॉइस्चर है वो एक जो लफ्ज है, वो हमें ऐसे लफ्ज नहीं कह सकते कि जो हवा में बहुत मॉइस्चर है, तो ऐसा सेंटेंस गलत सेंटेंस होगा। समझ आ रही है कि नहीं? मॉइस्चर किसी चीज के अंदर होता है। जैसे आप समटाइम बिस्किट रखें थोड़ी देर के लिए, तो बिस्किट थोड़े से क्या हो जाते हैं? नम हो जाते हैं। उसमें क्या वाटर कंटेंट्स ज्यादा हो जाते हैं। जिस तरह अगर आप किसी बिस्किट को पानी में डिप करें, चाय में डिप करें, तो बिल्कुल गिरने पे आ जाता है, वो टूट जाता है, गिर जाता है। रीजन क्या होती है? पानी कंटेंट्स उसके ज्यादा, मॉइस्चर कंटेंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में फर्क था। ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में, कमरे में कितनी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर किसी चीज के अंदर कितने, सॉइल में कितनी मॉइस्चर है, एक्सेट्रा। इसी तरह से जब हम हीट के बारे में बात करते हैं, तो एक इंफ्रारेड पैसिव की बात आती है और एक आती है टेम्परेचर। अगर हीट डिटेक्ट करनी है, ठीक है, तो वो तो आपका इंफ्रारेड पैसिव है। मेजर करनी है, फिर टेम्परेचर सेंसर है। समझ आ रही है कि नहीं? जैसे फिजिक्स के अंदर ना दो डिवाइसेस लगती हैं करंट के हिसाब से, एक होता है एमीटर और एक होता है गैल्वानोमीटर। जो गैल्वानोमीटर होता है वो सिर्फ करंट की डिटेक्शन के काम आता है, वो मेजरमेंट नहीं करता। एमीटर करंट को क्या करता है? मेजर करता है। करंट को मेजर करने का जो सा टूल है या जो डिवाइस है, उसको बोलते हैं एमीटर, AMMETER। जिस तरह आज पढ़ लिया आप लोगों ने, इसी तरह से गैल्वानोमीटर क्या है? जो कि डिटेक्ट करता है करंट को। ऐसे ही करता है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगली क्लास में भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है? क्या जी? कूलम चार्ज जो सा था, ठीक है, सही है। बट आई होप आपको इन बातों का समझ आ रही है कि गैल्वानोमीटर और एमीटर में फर्क, इसी तरह मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी में फर्क, इंफ्रारेड पैसिव एंड टेम्परेचर में फर्क। तो इसमें इंफ्रारेड पैसिव नहीं लग सकता। अब इस तरह लेट्स से स्नेक की मिसाल ली जाती है। रिसर्च कहती है कि जी स्नेक जॉनसन इंफ्रारेड पैसिव सेंसर्स इस्तेमाल करता है, हीट को डिटेक्ट करता है। उसकी मेजरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है कि हीट कितनी है? वो सिर्फ देखता है कि हीट कहां से आ रही है। वो हीट के हिसाब से, वो हीट के पीछे उसको ट्रेस कर रहा होता है। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से कुत्ता है, कुत्ता किसके हिसाब से करता है? वो स्मेल के हिसाब से करता है, स्मेल के हिसाब से, और साउंड सुनता है कुत्ता। बात समझ आ रही है कि नहीं? स्मेल एंड साउंड, उसकी जो ऑडिटरी रेंज है वो इंसानों से बहुत कम है। जैसे इंसान अगर 20 हर्ट्ज पे उसकी सुनना शुरू करता है, ठीक है, जो लोग हेडफोन्स बहुत ज्यादा लगाते हैं ना, उनके 20 हर्ट्ज से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुके होते हैं, तो वो स्लो आवाजों को नहीं सुन सकते, उनके कान डैमेज हो चुके होते हैं। लेकिन वैसे कहा जाता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हमारी जो उनकी ऑडिबल रेंज है, जो जानवर है उसमें थोड़ी कम आ जाती है। जो बिल्ली है, बिल्ली कैसे आपको डिटेक्ट करती है? वो ना स्मेल से नहीं, बिल्ली नहीं स्मेल कर, बिल्ली की जो सुनाई है ना, सुनने, वो 5 हर्ट्ज से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप बहुत ही स्लोली जो है ना, अगर आप मिसाल के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो बिल्ली को आवाज नहीं, अदरवाइज बिल्ली सुन सकती है, जल्दी सुनती है, आपकी आहट बहुत जल्दी सुन लेती है। तो उसकी जो कदमों के चलने की आवाज है, इवन समटाइम आप जब यूं चल रहे होते हैं तो चलने में भी हवा आती है, आपके कपड़ों से जो आप चल रहे होते हैं चलने की भी आवाज होती है, तो वो भी सुनाई दे देती है उसको, ठीक है। सो हर एक चीज की एक अपनी डिफरेंट बात है। तो आई होप बेटा आपको ये बातें क्लियर हो गई। आपसे मैं बात कर रहा था, आपके सवाल का जवाब था। तो इसमें अब केमिकल प्रोसेस कंट्रोल, अब केमिकल प्रोसेस कंट्रोल देखें, सेंसर्स इसलिए हर जगह में, हर उस जगह में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। एक तो इसमें ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा कम होता है, एक तो ह्यूमन रीडिंग एरर बहुत ज्यादा कम होता है, ऐसा ही है कि नहीं? दूसरा और क्या फायदा होता है, ये ऐसी ऐसी जगहों में जाके रीडिंग्स ले सकता है जहां पे ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू गो एंड टेक द वैल्यूज, ठीक है बात। नुकसान इसका क्या होता है कि अगर ये सिस्टम खराब हो जाए तो वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं आती। दूसरा नुकसान क्या है, इसको कॉन्टिन्यूसली पावर की सप्लाई चाहिए होती है, इसको करंट चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? और इसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो फिर एक एक्सपर्ट चाहिए होता है इसको ठीक करने के लिए, आम आदमी इसको ठीक नहीं कर पाता। समझ आ रही है बात? तो खैर केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं, केमिकल प्रोसेस कंट्रोल की। अब केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करना है तो उसमें कौन कौन से सेंसर्स लग सकते हैं, डिपेंड करता है
कि कौन सा वाला है। पीएच इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट सेंसर, जो कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जरा पानी है ना, पानी का जो बेहतरीन पानी है उसका पीएच कितना होता है 6.5 और 7.5 के बीच में, यानी कि कहा जाता है कि 7 पीएच वाला पानी क्या होता है, जो ड्रिंकेबल वाटर है दैट इज 7। उससे नीचे की तरफ आप जाते हैं तो आप अल्कलीन एसिडिक बिहेवियर की तरफ आप जाते हैं, और आप ऊपर की तरफ जाते हैं मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो वो आपका जाता है अल्कलीन बिहेवियर तक जाता है। जैसे टूथपेस्ट हो गया वो अल्कली है, अब वो अल्कली है, जो तेजाब है वो 1-2 के करीब होता है। क्लियर है बात के नहीं? सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एक कह लें कि एक यूनिट बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है हर चीज का डिटेक्ट करने के लिए कि इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी इब्राहिम हाइड्रोजन के कंटेंट्स कितने हैं, तवज्जो से सुने प्लीज, ठीक है, हाइड्रोजन के कंटेंट्स कितने हैं उसमें, उस हिसाब से बताया जाएगा कि ये इसका पीएच क्या है, या ये कितना एसिडिक है, कितना अल्कलीन है एक लिक्विड। दिखाइए, इसका जो पीएच है 6.5 to 8.5, ठीक है, जो ड्रिंकेबल वाटर का है, ठीक है, ये खैर केमिकल प्रोसेस कंट्रोल। अब देखते हैं कि ये बहुत सारे सेंसर्स बाय द वे लग सकते हैं। एक सेंसर जिस तरह से टेम्परेचर सेंसर भी लग सकता है, ठीक है, और इसके अलावा पीएच सेंसर भी लग सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है प्रोसेस किस तरह के। गैस सेंसर्स भी लग सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। समझ आ रही है बच्चों को? बच्चों पढ़ के आया करो, ठीक है, बैठ जाओ, कल मैं फिर तुम 6 के 6 बच्चों से सुनूंगा। A chemical process only works if the temperature is above 70 degrees and the pH of या acidity level is less than 3.5। अब जरा समझना, कहता है कि अब ये खास केमिकल प्रोसेस की बात हो रही है जिसमें पीएच सेंसर्स तो काम ही तब करेंगे जब वो 3.5 से कम होगा, यानी कि पीएच सेंसर डिटेक्ट्स द एसिडिटी। राइट नाउ इट इज डिटेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ सम केमिकल, ठीक है, तवज्जो से सुने। A certain chemical process only works if the temperature is greater than 70 degrees and the pH acidity level is less than 3.5. Sensors are used as part of the control system. A heater is used to heat the reactor and the valves are used to add acid when necessary to maintain the acidity. Acidity को maintain कर रहा है। अब एक valve लगा हुआ है जो open होता है जिससे एसिड आके गिरता है ताकि वो जो solution है वो still acidic ही रहे। समझ रहे हैं? A heater is used to heat the reactor and valves are used to add acid in the solution when necessary to maintain the acidity. The following description shows how the sensors and computers are used to control this process. एक टेम्परेचर सेंसर है और दूसरा कौन से वाला है? पीएच सेंसर है। पूरा मैं फिर वही स्टेप बताऊंगा। अब ये जो ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन है ना, इट इज नॉट ऑलवेज, ये सिर्फ इस गिवन सिनेरियो के अंदर बात हुई भी है। तवज्जो से सुनो ईमान, ये सिर्फ इस गिवन सिनेरियो के अंदर के टेम्परेचर जोन सा है वो 70 से बढ़ाओ, पीएच जोन सा है ना 3 से कम हो जाए। 3.5 है, 3.5। अब ये हर दफा तब्दील हो सकता है, ये याद रखना, हर दफा क्या हो सकता है? तब्दील हो सकता है। तो आपके जो अगले आंसर्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में कैसा सवाल आता होता है, ये वन ऑफ द सिनेरियो है। ये एग्जाम में अगर वो कह देना 50 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ जाए, 5 पीएच से इंक्रीज कर जाए, तो आप अपने आंसर में सेंसर्स पूरी डिस्क्रिप्शन जनरली यही इसी टाइप की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वैल्यूज तब्दील करेंगे, सेंसर का नाम तब्दील करेंगे, अपने आंसर को माउल्ड करेंगे गिवन सिचुएशन के मुताबिक। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जनरल क्या है? सेंसर, एडीसी, माइक्रोप्रोसेसर, डीएससी एंड आउटपुट डिवाइस, यही है। जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है? सेंसर 1 नंबर, एडीसी 2 नंबर, माइक्रोप्रोसेसर 3 नंबर, 4 नंबर कंपैरिजन, 5वां नंबर आउटपुट 1, 6वां नंबर आउटपुट 2। मैक्सिमम 6 नंबर का सवाल है ये। मिनिमम 3 का हो सकता है, मैक्सिमम 6 का हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपने अपने आंसर को माउल्ड करना है, तब्दील करना है, चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अगर यही बात आएगी हीटिंग में तो टेम्परेचर सेंसर, केमिकल प्रोसेस पीएच सेंसर, एबीएस मैग्नेटिक सेंसर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इंट्रूडर या बर्गलर अलार्म सिस्टम, टेम्परेचर क्या नाम है, प्रेशर इंफ्रारेड, या वो अकोस्टिक साउंड सेंसर्स।
तब्दील करें अपने सेंसेस के नामों को, अपने आंसर के अल्फाज को तब्दील करेंगे, तो नेचुरली ये सबसे आसान क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम्स का, और ये हर दफा आता भी है और सबसे आसान क्वेश्चन भी बनता है। ये बेटा नहीं, वो एक्सेलेरोमीटर जो सा ना वो दूसरा में होता है। अब देखें पीएच सेंसर्स में, जब सुने, temperature and pH sensors read the data from the chemical process. The data is converted to digital using ADC, sent to the computer. Computer मतलब microprocessor, compares the incoming data with the preset values stored in the memory. If temperature is less than 70 degrees, a signal is sent to switch on the heater. If the temperature is greater than or equal to 70 degrees, a signal is sent to switch off the heater. If the pH is greater than 3.5, then a signal is sent to open a valve and the acid is added in the solution. If the pH is less than or equal to 3.5, then a signal is sent to close the valve. मतलब वही बात है और बस नंबर बढ़ते जा रहे हैं। माइक्रोप्रोसेसर है हमारा। The computer signals will be changed into analog signal using DAC so that it can control the heater and valves. ठीक है? This continues as long as the computer system is activated and the power is supplied. अगला देखें, ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट कंट्रोल। अब ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट कंट्रोल में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, पीएच, लाइट, सारे सेंसर्स लगाए हुए हैं, लेकिन इसका जो कंप्यूटर होगा थोड़ा सा हैवी होगा, क्योंकि एक सेंसर को नहीं हैंडल कर रहा है, ये 5 सेंसर्स को हैंडल कर रहा है, मल्टीपल सेंसर्स को हैंडल कर रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए इसके जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रोसेसर थोड़े बड़े साइज का होगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज को ये प्रोसेस कर रहा है। ठीक, बट स्टिल 5 प्रोसेसर एक ग्रीन हाउस है, तो ग्रीन हाउस में कोई एटम बम नहीं कि जो फट जाएगा, तो वैल्यूज अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डिले भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये कोई केमिकल प्रोसेस होता तो तब मसला होना था। आप सेंसिटिविटी समझ रहे हैं कि नहीं? प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने वाली बात समझ रहे हैं कि ग्रीन हाउस में पौधे लगे हुए हैं, तो पौधों में अगर किसी 1 या 2 मिनट का डिले आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर चेंबर हुआ, कोई केमिकल प्रोसेस हुआ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है बात? तो इंशाल्लाह कल जो सा ना हम लोग कल के लेक्चर में ग्रीन हाउस शामिल हो गई, आप लोगों ने खुद पढ़ना है। सही है, ग्रीन हाउस खुद पढ़ के आना है, कल के लेक्चर में शामिल हो गई है।